हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के अतीत से वर्तमान के 12वें चैप्टर नए साम्राज्य एवं राज्य। उसमें से हम लोग जानेंगे मौर्य के बाद जो जितने भी छोटे छोटे शासक हुए थे उसके बाद करीब 240 ईस्वी में जो गुप्त वंश आया। मौर्य साम्राज्य के बाद दूसरा सबसे बड़ा साम्राज्य या वंश की स्थापना करने वाले जो वंश थे वो थे गुप्त वंश। उसमें से गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे, फिर गुप्त वंशावली को देखेंगे कि किन किन शासकों द्वारा जो है गुप्त वंश में शासन किया गया। फिर समुद्रगुप्त जिन्होंने एक बड़े या पूरे भारत में अपना शासन जो है वो स्थापित किया था। फिर गुप्त वंश में ही करीब 5वीं शताब्दी में स्थापित एक नालंदा विश्वविद्यालय जो एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था उस समय, और जो अभी खंडहर के रूप में या अवशेष के रूप में हमारे बीच अभी भी है, उसके बारे में कुछ जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम मौर्य उपरांत गुप्त शासक को देखते हैं। मौर्य उपरांत हम देखें तो कोई भी एक विदेशी आक्रमण, पिछले चैप्टर में पढ़े विदेशी वंशों का आगमन हुआ था, जिसमें हिंद यूनानी हो गए, शक हो गए, कुषाण हो गए, लेकिन अन्य कोई भी हमारे भारत के शासक ने एक बड़े साम्राज्य की स्थापना नहीं की थी मौर्य वंश के बाद। लेकिन मौर्य वंश के उपरांत एक बहुत बड़े साम्राज्य की अगर स्थापना की तो वो थे गुप्त वंश। तो मौर्य उपरांत जो है साम्राज्य या हम कहें गुप्त वंश साम्राज्य की स्थापना, मौर्य जो था वो एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी उन्होंने। तो मौर्य के उपरांत पुनः भारत में उसके बाद अगर देखें तो गुप्त वंश ने एक विशाल साम्राज्य या वंश को स्थापित किया था। तो मौर्य के उपरांत हम गुप्त वंश को ही पढ़ेंगे, जिसने मौर्य उपरांत साम्राज्य की एक विशाल साम्राज्य की स्थापना भारत में की थी। अब हम गुप्त वंशावली को देखते हैं कि गुप्त वंश में जो है कई सारे जो है वो शासक हुए और उन्होंने कई सारे कार्यों को भी भारत में जो है वो किया, जो कि काफ़ी प्रमुख भूमिका निभाता है हमारे भारत में। किसी ने नालंदा महाविहार की स्थापना की, तो किसी ने अन्य जो है वो सुधार कार्यक्रम चलाए। तो गुप्त वंशावली को सबसे पहले हम देखते हैं। गुप्त वंशावली को देखें तो सबसे पहले इसके जो संस्थापक हैं वो है श्रीगुप्त, फिर जो है वो है घटोत्कच, फिर आएंगे चंद्रगुप्त प्रथम, फिर आएंगे समुद्रगुप्त। और अगर फिर देखें इसके बाद समुद्रगुप्त के बाद तो रामगुप्त जिनका जो कि शक के साथ जो इन्होंने समझौते के लिए स्वीकृति दे दी थी, क्योंकि इन्होंने जो है वो एक शक्तिशाली शासक के तौर पे इसे नहीं देखा जाता गुप्त वंश में, तो इसीलिए इसके चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्होंने इसको हटाकर या इनका जो है वो वध करके इनके स्थान पे जो है राजा बने थे चंद्रगुप्त। और उसके बाद है इसके चंद्रगुप्त द्वितीय, और ये इसे हम शकाधिपति इस कहेंगे, ये इन्होंने इसका क्या किया था, वध कर सत्ता जो है या शासक बने थे। इसके बाद रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, और इसके बाद हम देखते हैं कुमारगुप्त जिन्होंने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो सबसे प्रमुख इन्होंने अपने शासनकाल में किया था। नालंदा महाविहार बोले या विश्वविद्यालय बोले, विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त द्वारा, गुप्त वंश के एक शासक थे। और इसके बाद स्कंदगुप्त है। स्कंदगुप्त जिसे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जूनागढ़ अभिलेख से इसके जो है वो व्याख्या मिलती है कि ये जो थे इन्होंने सुदर्शन झील का फिर से रुद्र दामन के बाद जो है वो इन्होंने क्या करवाया था, मरम्मत करवाया था। इन्होंने सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया था। तो इस तरह से ये कुछ गुप्त वंशावली है और उनमें से कुछ शासक हैं। और उसके बाद हम पढ़ते हैं समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त जिन्होंने पूरे भारत में जो है गुप्त वंश में सबसे विशाल साम्राज्य को विस्तृत करने का कार्य किया, और अपने पूरे उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में उन्होंने शासन को स्थापित किया, करीब पूरे भारत में। तो समुद्रगुप्त को देखते हैं। समुद्रगुप्त जो थे गुप्त वंश के प्रमुख शासक हुए, और इन्होंने जो है इनकी जानकारी के स्रोत अगर हम देखें, इनकी जानकारी तो प्रयाग प्रशस्ति जो कि इनके स्वयं के राजकवि द्वारा, इनके राजकवि हरिसेन की एक रचना है, हरिसेन की रचना
प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है, प्रयाग प्रशस्ति से। और नहीं तो अगर हम देखें तो एक एरन अभिलेख जो मिला है, एरन अभिलेख, उससे भी ये है, इनसे जुड़ी हुई जानकारी मिलती है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आर्य या हम कहें कि उत्तरी भारत के करीब 9 और दक्षिण के करीब जो है 12 शासकों पर इन्होंने क्या किया था, 12 शासकों पर विजय हासिल किया था, विजय हासिल किया था। तो इस तरह से इन्होंने एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी और समुद्रगुप्त ने गुप्त वंश के साम्राज्य को और भी शक्तिशाली बनाने का जो है वो कार्य किया था। अब हम देखें इसी वंश में स्थापित करीब 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय, जो उस समय हमारे देश के साथ साथ विदेशों में भी ज्ञान के लिए, शिक्षा के लिए एक प्रमुख केंद्र था, वो था नालंदा विश्वविद्यालय। तो नालंदा विश्वविद्यालय को लेते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो गुप्त वंश के किसने की थी, कुमारगुप्त ने, कुमारगुप्त द्वारा। और ये स्थान अगर हम देखें कि ये स्थान कहाँ है, मतलब ये विश्वविद्यालय कहाँ है, तो बिहार के नालंदा में, बिहार के नालंदा जिले में है ये। और इसके अगर हम शिक्षा को देखें, शिक्षा व्यवस्था या शिक्षा किस चीज़ या किस चीज़ों की या किसी धर्म से या किन किन क्षेत्रों से जुड़ी हुई शिक्षा दी जाती थी, तो इसमें विज्ञान, कला, दर्शन या दार्शनिक आदि सभी शिक्षाएं दी जाती थी, दार्शनिक आदि सभी शिक्षाएं मिलती थी। लेकिन अगर हम देखें कि मुख्य शिक्षा अगर देखें तो मुख्य शिक्षा दी जाती थी इसमें वो बौद्ध धर्म या हम कहें कि वेदों, ग्रंथों और बौद्ध धर्म से जुड़े होते थे, बौद्ध धर्म से या संस्कृति या संस्कृत विषय से जुड़े थे। और इसका जो था वो निवेश इसमें या प्रवेश इस विश्वविद्यालय में जो करवाया जाता था वो काफ़ी कठिन होता था। पहले जो भी छात्र इसमें आते थे, देश के हो या विदेश के हो, तो उससे जो है सबसे पहले उसके विषय या वो जिस विषय में वो पारंगत हो उससे जुड़े हुए सवाल पूछे जाते थे। उसमें अगर उत्तीर्ण हो जाए, पास हो जाए, सफल हो जाए, तभी उनको उसमें जो है वो स्थान दिया जाता था ताकि वहाँ पर रख करके वो शिक्षा हासिल कर सकें। इसके साथ ही वहाँ की शिक्षा व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी, सुबह से शाम तक किए जाते थे वाद विवाद या प्रश्नोत्तर करके छात्र और शिक्षकों के बीच में, गुरु के बीच में जो है वो वाद विवाद करके किए जाते थे। और इसमें से अगर जानकारी के स्रोत देखें, जानकारी हमें कैसे मिलती है, तो इसके काफ़ी सारे अभी भी अवशेष हैं, क्योंकि इसे जो है वो नष्ट कर दिया गया था विदेशी शासकों के आगमन के बाद। हम देखेंगे अगले वाले जब हम 7th की क्लास को पढ़ेंगे तो उसमें से इसकी विस्तार से व्याख्या की गई। तो इसके अवशेषों से मिलता है या तो हुएनसोंग एक विदेशी थे जिन्होंने यहाँ पर आकर के जो है वो शिक्षा प्राप्त किया था और उन्होंने रचना भी की थी कि किस तरह की यहाँ की व्यवस्था थी। तो हुएनसोंग की रचना से और यहाँ के अभी जो अवशेष बचे हैं उससे एक विशाल यहाँ पर कई मंजिले लाइब्रेरी की जो है वो लाइब्रेरी का अवशेष भी मिला, जिससे पता चलता है कि काफ़ी जो भव्य था एक विश्वविद्यालय उस समय, और जिसकी स्थापना कुमारगुप्त द्वारा की गई थी। और ये एक आवासीय विश्वविद्यालय था जहाँ की छात्र और शिक्षक जो थे, गुरु जो थे, वो दोनों ही रह करके यहाँ पर अपनी शिक्षा जो है वो लेते थे। मुख्य शिक्षा जो थी वेदों, ग्रंथों या संस्कृत या अन्य बौद्ध धर्मों से जुड़े हुए, मुख्य रूप से बौद्ध धर्मों से जुड़े हुए होते थे, लेकिन विज्ञान, कला, दर्शन, अर्थशास्त्र इन सबकी भी शिक्षा उसमें दी जाती थी। और इसको जो नष्ट कर दिया गया था, वो नष्ट करने का काम क्या था, बख्तियार खिलजी द्वारा इसको जो है वो नाश किया गया था। इसमें जो है इसको तोड़ फोड़ दिया गया था, आग लगा दी गई थी, इसके कारण कि ये पूरी तरह से उस समय खत्म हो चुका था और फिर इसके अवशेष अभी हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से नालंदा विश्वविद्यालय को हम देखते हैं कि जो कि एक प्रमुख विश्वविद्यालय था और कुमारगुप्त द्वारा ये स्थापित किया गया था और एक लंबे समय तक जो है लोगों को, देश से लेकर विदेशों के छात्रों को इसमें से जोड़ा गया और बौद्ध धर्म के साथ अन्य दर्शन या अर्थशास्त्र को, शिक्षा को ये लोगों तक पहुँचाया इन्होंने, इस विश्वविद्यालय द्वारा पहुंचा। तो इस तरह से हमारा जो 12वां चैप्टर है नए साम्राज्य एवं राज्य, इसमें से मौर्य के उपरांत गुप्त शासक को, फिर गुप्त वंशावली को देखा, फिर समुद्रगुप्त और फिर नालंदा विश्वविद्यालय महावीर को। तो हमारा 12वां चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो अब मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में।